आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 का एजेंडा, 2024 में जो चुनाव होगा उसका एजेंडा आज साफ कर दिया और सेट कर दिया कि अब भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं। 2024 का सबसे बड़ा एजेंडा यही होने वाला है, परिवारवाद का सफाया और भ्रष्टाचारियों का सफाया। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से आज तिरंगा फहराया। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, यह तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसके बाद लगभग 83 मिनट तक देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या कहा जिसके बाद पूरा विपक्ष तिलमिला उठा, गुस्से से भर गया विपक्ष कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कह कैसे दी। विपक्ष को बर्दाश्त नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री ने कहा चुन चुन कर भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होगी। यह सुनकर विपक्ष परेशान है। पीएम ने कहा कोई भी भ्रष्टाचारी कानून के शिकंजे से बच नहीं पाएगा। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने कहा कई भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, कई के खिलाफ जांच हो रही है, कई पर आगे कार्रवाई होनी है और भ्रष्टाचारियों पर कुर्की हो रही है, भगोड़ों पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ यह लड़ाई और तेज करनी है, पीएम ने कहा, क्योंकि भ्रष्टाचारी देश को दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं। सोचिए पीएम ने ये बातें कही तो विपक्ष को क्यों परेशानी हो रही। विपक्ष आखिर क्या भ्रष्टाचार के साथ है या भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये तो तय करना होगा। कैसे बौखलाई आपको सुनवाऊंगा, लेकिन पीएम ने कहा समय रहते भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ तो ये और विकराल रूप ले लेगा। पीएम ने कहा देश में परिवारवाद से भ्रष्टाचार को खूब बढ़ावा मिल रहा है। बस यही चुभ गया जो प्रधानमंत्री ने कहा कि परिवारवाद भ्रष्टाचार की जननी है। यही बात परिवारवादी पार्टियों को अच्छी नहीं लगी। परिवारवाद हमारी संस्थाओं को भी जकड़े हुए है, पीएम ने कहा। उन्होंने कहा जिससे भ्रष्टाचार और बढ़ रहा है, प्रतिभा का नुकसान हो रहा है। जो बहुत प्रतिभावान लोग हैं वो पीछे चले जाते हैं, छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि परिवारवाद आगे होता है। भ्रष्टाचारियों का सामाजिक महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। उनका कहना है कि जब भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होती है तो पार्टी के नेता उनका महिमा मंडन करने लगते हैं। ये संकेत इस बात से निकाले जा सकते हैं। भ्रष्टाचारियों के सियासी महिमा मंडन से भी बचना चाहिए। गंदगी से नफरत होगी तभी स्वच्छता के प्रति चेतना जागेगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में जनता मेरे साथ आए, क्योंकि एक तरफ गरीबों को रहने के लिए जगह नहीं मिल रही है और दूसरी तरफ भ्रष्टाचारियों के पास माल रखने की जगह नहीं है। मैं देशवासियों से आशीर्वाद मांगने आया हूं और उनका साथ मांगने आया हूं। यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 के लिए एजेंडा सेट कर दिया है। सुनिए जरा पीएम मोदी को परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर क्या कहा उन्होंने, उसके बाद कैसे विपक्ष तिलमिलाया है, कौन क्या कह रहा है, ये आपको सुनवाइए। और जब मैं भाई भतीजावाद परिवारवाद की बात करता हूं तो लोगों को लगता है मैं सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र की बात करता हूं। जी नहीं, दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र की उस बुराई ने हिंदुस्तान की हर संस्थाओं में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। परिवारवाद हमारी अनेक संस्थाओं को अपने में लपेटे हुए है और उसके कारण मेरे देश की टैलेंट को नुकसान होता है, मेरे देश के सामर्थ्य को नुकसान होता है। जिनके पास अवसर की संभावनाएं हैं वो परिवारवाद, भाई भतीजे के बाद बाहर रह जाता है। भ्रष्टाचार का भी कारण ये भी एक बन जाता है। बड़े बड़े चमरबंदी भी बच नहीं पाएंगे। इस मिजाज के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक कालखंड में अब हिंदुस्तान कदम रख रहा है। और मैं लाल किले की प्राचीर से बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं और इसलिए भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। मुझे इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है, लड़ाई को तेज करना है, निर्णायक मोड़ पे लेकर के ही जाना है। और कई लोग तो इतनी बेशर्मी तक चले जाते हैं कि कोर्ट में सजा हो चुकी हो, भ्रष्टाचारी सिद्ध हो चुका हो, जेल जाना तय हो चुका हो, जेल गुजार रहे हो, उसके बावजूद भी उनका महिमा मंडन करने में लगे रहते हैं।
उनकी शान शौकत में लगे रहते हैं, उनकी प्रतिष्ठा बनाने में लगे रहते हैं। अगर जब तक समाज में गंदगी के प्रति नफरत नहीं होती है, स्वच्छता की चेतना जगती नहीं है। जब तक भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के प्रति नफरत का भाव पैदा नहीं होता है, सामाजिक रूप से उसको नीचा देखने के लिए मजबूर नहीं करते, तब तक एक मानसिकता खत्म होने वाली नहीं है। और इसलिए भ्रष्टाचार के प्रति भी और भ्रष्टाचारियों के प्रति भी हमें बहुत जागरूक होने की जरूरत है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन विपक्ष को रास नहीं आया। विपक्ष तिलमिला गया, चाहे वो राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी या तेजस्वी यादव, ये सब बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वार करने लगे। सोचिए, पीएम ने क्या कहा परिवारवाद गलत चीज है, हर शख्स ये मानेगा। कहा भ्रष्टाचार गलत चीज है, हर शख्स ये मानेगा। लेकिन विपक्ष को क्यों बुरा लग रहा है, ये वजह बताऊंगा आपको। अभी देखिए जरा, वजह है ये। सबसे पहले तेजस्वी यादव देखिए क्या कह रहे हैं। तेजस्वी ने कहा केंद्र सरकार को पहले अपने मंत्रियों की जांच करानी चाहिए। पीएम ने किसी का नाम नहीं लिया था। अखिलेश यादव कह रहे हैं तिरंगे की आड़ में बीजेपी अपना अतीत छुपाने की कोशिश कर रही है। पीएम ने किसी का नाम नहीं लिया था। अब देखिए कौन कौन बोल रहा है। पवन खेड़ा साहब ने कहा, उनका कहना है पीएम को अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि कितना काला धन वापस आया। उन्होंने अपने ही मंत्रियों पर, उनके बेटों पर हमला किया है। प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना की नेता कह रही हैं मोदी महिलाओं और भ्रष्टाचार की बात करते हैं, उन्हें अपनी पार्टी के अंदर झांक कर देखना चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं, उनसे जब पूछा गया कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं परिवारवाद भ्रष्टाचार की जननी है, तो राहुल ने क्या कहा, नो कमेंट्स, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। तो सवाल एक बुनियादी यह है कि आखिर पीएम ने जब वाजिब सवाल पर बोला तो बाकी विपक्ष को क्यों परेशानी हुई। सुनिए जरा विपक्षी नेताओं को। और सर प्रधानमंत्री ने सर लाल किले से जो बोला है और कहा है कि परिवारवाद देश को खराब कर रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए भैया, मैं कमेंट नहीं करूंगा सर 10 मिनट के लिए मिलना, मगर सबको मोबाइल नीचे। आज जब हम आज़ादी की खुशियां मना रहे हैं, वहीं हमारे देशवासियों के सामने चुनौतियां भी हैं। और आज चिंता का विषय ये भी है कि महंगाई चरम सीमा पर है। चिंता का विषय इस बात का भी है कि चरम सीमा पर बेरोजगारी है। और परिवार डिपार्टमेंट में वो अपने मंत्रियों पर जांच बैठाएंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। परिवार आप नॉर्थ इंडिया से देख लीजिए साउथ इंडिया तक, ये लोग अपने बलबूते पे जीत कर आए हैं। ये जनता का विश्वास जीत कर आए हैं। टीआरएस को देख लीजिए, आप डीएमके को देख लीजिए, आप वाईएसआरसीपी को देख लीजिए, आप शिवसेना को देख लीजिए, आप समाजवादी पार्टी को देख लीजिए, आरजेडी को देख लीजिए, आप कांग्रेस पार्टी को देख लीजिए। क्या आप उनके जो भी लीडर्स हैं, क्या बगैर चुन कर आए हैं? जनता का स्टैंप ऑफ अप्रूवल लेकर आए हैं। आप जब जब उनको नकारते हैं, आप जनता ने जो उनको पे विश्वास जताया है, आप उनका अपमान करते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी में एक परिवारवाद है, एक आदमी जिसने लॉर्ड्स में कोई सेंचुरी लगाई हो, शायद मैंने तो नहीं देखा, वो क्रिकेट में एक बड़े पद पर जाकर पहुंच गए हैं। एक और मंत्री हैं जिनका बेटा फॉरेन सर्विसेज तो शायद नहीं पास किया, लेकिन एक बहुत बड़े थिंक टैंक में बहुत बड़े पद पर है। तो अब वो हमला अपने ही मंत्रियों पर है, अपने ही मंत्री पुत्रों पर है, यह मोदी जी खुद बताएंगे। बीजेपी के नेता को लाल किले से भाषण देने का वो अधिकार नहीं है। अधिकार है देश के प्रधानमंत्री को, जो अपनी पार्टी अलग छोड़कर देशवासियों की बात करता है, जिसने बीजेपी को वोट किया हो या ना किया हो। अब सोचिए जरा, अंबिका सोनी जी कह रही हैं कि प्रधानमंत्री जो कह रहे थे उन्हें वो बोलने का अधिकार नहीं था। यानी पीएम को भी अब कांग्रेस से पहले पूछना पड़ेगा, बताइए मुझे भाषण क्या देना है। आइए अब आपको बताते हैं परिवारवाद में कौन लोग डूबे हैं और कौन तिलमिलाया है। ये देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं आखिर कौन सवाल उठा रहा है। परिवारवाद है क्या? परिवारवाद वाली पार्टियां सबसे ज्यादा परेशान हो गई। शुरुआत करते हैं कांग्रेस से। कांग्रेस में देखिए गांधी परिवार का कब्जा है, पहली सबसे बड़ी बात। सोनिया गांधी कार्यकारी अध्यक्ष हैं और राहुल या प्रियंका की ताजपोशी की चर्चा है।
सवाल यह है कि प्रधानमंत्री का कभी नंबर आएगा तो परिवार से ही बनेगा, अध्यक्ष का नंबर आएगा तो परिवार से ही बनेगा। इससे पहले के प्रधानमंत्रियों को देख लीजिए, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, उसके बाद जो परिस्थितियां बनी वो सभी को पता है कि इन परिस्थितियों में मनमोहन सिंह साहब प्रधानमंत्री बने। नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी प्रधानमंत्री रह चुके हैं, राहुल गांधी अध्यक्ष रह चुके हैं, सोनिया गांधी अध्यक्ष रह चुकी हैं। ये पहला परिवार है जिसको प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, ये जो पॉलिटिकल पार्टी। समाजवादी पार्टी देखिए, मुलायम सिंह यादव अध्यक्ष थे समाजवादी पार्टी के, उसके बाद उनके बेटे अखिलेश यादव अध्यक्ष हो गए। यही प्राइवेट लिमिटेड पार्टीज हैं जो परिवार से ही चल रही हैं। यूपी का सबसे बड़ा सियासी परिवार है, और थोड़ा बहुत नहीं, यादव परिवार के 60 लोग, मैं तो कहूंगा पूरा खानदान, 60 लोग पार्टी के साथ जुड़े। कोई सांसद है, कोई विधायक है, कोई राज्यसभा का सांसद है, पूरा परिवार। प्रधानमंत्री कहते हैं यही है परिवारवाद असल में, दरअसल कि पिता, पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद पुत्र का पुत्र। यह है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इनमें 20 सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। अब आप अंदाजा लगाइए। सिर्फ इतना ही नहीं है, देखिए देश में कितने प्राइवेट लिमिटेड पॉलिटिकल पार्टीज हैं। राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष। इसके अलावा दूसरे नंबर पर उनके बेटे तेजस्वी यादव आते हैं। उसके बाद दूसरी बार बिहार के डिप्टी सीएम बन गए हैं। लालू यादव सीएम रहे, उसके बाद राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रहे, तेज प्रताप मंत्री रहे, मीसा भारती सांसद। बेटे तेज प्रताप यादव भी मंत्री बनने वाले हैं। खबर यह है कल ही मंत्रिमंडल का विस्तार है। लालू की बेटी मीसा भारती खुद सांसद हैं। लालू की पत्नी राबड़ी देवी बिहार की पूर्व सीएम रह चुकी हैं। तो यह है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब बात करिए तृणमूल कांग्रेस की। प्रधानमंत्री जो हमला कर रहे हैं वो समझने की कोशिश करिए। उनका कहना है ये जो परिवारवाद है ये करप्शन को बढ़ावा देता है। तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी, इसके अलावा दूसरे नंबर पर अगर कोई है तो उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी, और जो रिश्ते ममता बनर्जी के भतीजे, जो रिश्ते में ममता बनर्जी के भतीजे और अभिषेक बनर्जी खुद लोकसभा के सांसद हैं। एक और परिवार है। देखिए इतने बड़े देश में हर राज्य में आप देखेंगे एक परिवार की पार्टी जरूर है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिबू सोरेन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इसके, और दूसरे नंबर पर बेटे हेमंत सोरेन आते हैं। शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन झारखंड के इस वक्त मुख्यमंत्री हैं, और शिबू सोरेन मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पहले पिता फिर पुत्र। अब देखिए एक और दक्षिण भारत चलिए, कमी नहीं है। वाईएसआर कांग्रेस, ये पार्टी कांग्रेस से टूटकर ही बनी, और इस पार्टी में जगन मोहन रेड्डी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं। दूसरा कोई नेता शायद ही आप नाम जानते हो। जगन मोहन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन उससे पहले पार्टी में केवल उनकी या उनके परिवार की चलती है, हकीकत एक ये है। दूसरी पार्टी देखिए, जगन मोहन से पहले उनके पिता वाईएसआर सीएम रहे। एमके स्टालिन, डीएमके की बात कर लीजिए। दक्षिण भारत की पार्टियां भी जुदा नहीं है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से। अब बात करिए डीएमके की, एमके स्टालिन इसके अध्यक्ष हैं, करुणानिधि के सुपुत्र जो हैं। स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी हैं, और स्टालिन से पहले खुद पिता करुणानिधि का पार्टी पर कब्जा था। करुणानिधि सीएम भी थे, मुख्यमंत्री रह चुके हैं तमिलनाडु के। ये है डीएमके की स्थिति। एक और पार्टी है, देखिए आइए सबसे ऊपर लिए चलते हैं आपको, कश्मीर, यानी दक्षिण भारत देख लिया, अब कश्मीर चलिए। महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी, पीडीपी की खुद सर्वे सर्वा कौन? महबूबा मुफ्ती। महबूबा जम्मू कश्मीर की सीएम रह चुकी हैं, और महबूबा मुफ्ती मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी हैं। उन्होंने, पिताजी ने पीडीपी बनाई थी, पहले पिताजी लीड करते थे, फिर बेटी लीड करने लगी। मुफ्ती खुद सीएम रही, पिता भी सीएम रहे और बेटी भी सीएम रही। यह है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। प्रधानमंत्री कहते हैं यही खतरनाक है, यही डराने वाला है। अब मैं आपको सुनवाता हूं, आइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2001 में संविधान सभा के कार्यक्रम में, पार्लियामेंट में, देश में जो परिवारवाद है, क्योंकि अभी आपको आपने कांग्रेस और विपक्षियों को सुना, उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी में भी नेताओं के बेटे सांसद हैं, बीजेपी में भी नेताओं के बेटे विधायक हैं, तो बीजेपी में भी तो परिवारवाद है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असली परिवारवाद की परिभाषा बताई कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं, ये है असली परिवारवाद। सुनिए जरा। और जब मैं ये कहता हूं कि पारिवारिक पार्टियां, इसका मतलब मैं ये नहीं करता हूं
कि एक परिवार में से एक से अधिक लोग राजनीति में न आए। जी नहीं, योग्यता के आधार पर जनता के आशीर्वाद से किसी परिवार से एक से अधिक लोग राजनीति में जाएं, इससे पार्टी परिवारवादी नहीं बन जाती है। लेकिन जो पार्टी पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार चलाता रहे, पार्टी की सारी व्यवस्था परिवारों के पास रहे, वो लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा संकट होता है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ये जो परिवारवाद है, यही परिवारवाद दरअसल भ्रष्टाचार की जननी है। जब परिवार होगा, पूरा परिवार पार्टी चलाएगा, पार्टी परिवार होगा, परिवार ही पार्टी होगा, पार्टी के लोग सीएम और मंत्री होंगे, तो पीएम का कहना है करप्शन होगा ही होगा। क्या ऐसा है? उदाहरण के साथ मैं आपको दिखाने और बताने जा रहा हूं। ये देखिए जरा। सबसे पहले शुरुआत करेंगे गांधी परिवार से। गांधी परिवार पर पारिवारिक पार्टी है, कांग्रेस ही गांधी परिवार है, गांधी परिवार ही पार्टी है। गांधी परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। सबसे पहली बात मूव कीजिए, सोनिया और राहुल दोनों इस वक्त जमानत पर हैं। भ्रष्टाचार के मामले में ईडी इनकी जांच कर रही है बाकायदा। दोनों पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। हजारों करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन का आरोप है नेशनल हेराल्ड मामले में, लगभग 2000 करोड़। अब देखिए जरा मुलायम परिवार पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। आपको याद होगा, उन पर आय से अधिक संपत्ति का मामला था। इसके अलावा सीबीआई ने जांच की थी और सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट भी इस मामले में तलब की थी। साथ ही साथ गोमती रिवर फ्रंट में भी घोटाले का आरोप लगा था, जांच के आदेश भी दिए गए थे। दूसरा परिवार देख लीजिए, लालू परिवार। बिहार में भ्रष्टाचार का प्रतीक है लालू परिवार, और चारा घोटाले में लालू यादव को जेल की सजा हो चुकी है, कई साल जेल में रहे। रेल मंत्री रहने के दौरान भी लालू पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और परिवार के अन्य लोगों पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। भ्रष्टाचार के एक मामले में चार्जशीट भी बाकायदा दाखिल हो चुकी है। एक और परिवार देख लीजिए, सोरेन परिवार। अकूत संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगे इनके ऊपर। 25 अगस्त को लोकपाल ने शिबू सोरेन को बाकायदा तलब किया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक भी जांच की आंच पहुंच रही है। हेमंत के उद्योग सचिव के यहां करोड़ों रुपए मिल चुके हैं, उनके करीबी के यहां से। अब सवाल यह है, अब बड़ा सवाल मैं आपको बताऊं, मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री ने कहा परिवारवाद, तो मैंने परिवारवाद दिखाया आपको, देश में पार्टियों का परिवारवाद से जुड़ा भ्रष्टाचार मैंने आपको वो भी बताया। अब गिरिराज सिंह कह रहे हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, उनका कहना है कि ये जो जननी है भ्रष्टाचार की, वो दरअसल कांग्रेस है। कांग्रेस ही करप्शन की जनक है। सुनिए जरा गिरिराज सिंह। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लिया है, कहा देश के शीर्ष में बैठे अन्य संस्थानों पर भी परिवारवाद हावी है और ये देश के लिए घातक है। आज ये बात दुनिया मानने लगा। यही बात लाल किले के ऊपर से कहा, लाल किले पर से कहा। तो इसमें सोनिया गांधी और कांग्रेस को बुरा क्यों मानना? तो इनको क्यों डर लग रहा है? इसलिए लग रहा है कांग्रेस ने परिवारवाद का जनक है राजनीति में। और आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर विपक्ष परेशान क्यों है, परेशानी के पीछे वजह क्या है। प्रधानमंत्री ने आज लाल किले से 2024 चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है कि परिवारवाद खत्म होगा और भ्रष्टाचार भी। कैसे? देखिए जरा। राहुल और सोनिया को ईडी बुला चुकी है पूछताछ के लिए। दोनों से घंटों पूछताछ हुई है। पहली तस्वीर। अगली तस्वीर दिखाइए। इधर ममता बनर्जी और उनके करीबी पार्थ चटर्जी को बुला चुकी है, ईडी की गिरफ्त में है, बाकायदा जांच हो रही है और करोड़ों कैश निकला। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। अगली तस्वीर दिखाइए। ये जो कैश बरामद हुआ है, ये अर्पिता के घर से कैश मिला है, वहां करप्शन का अलग मामला चल रहा। अगली तस्वीर दिखाइए। महाराष्ट्र चलिए, संजय राउत जेल में है। ईडी ने इन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री जिस परिवारवाद और भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, यही वजह है कि जब एक्शन करप्शन पर होता है, भ्रष्टाचार पर, तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, ईडी पर, सीबीआई पर हमला करते हैं। सुनिए जरा।
जिस प्रकार से झूठी कार्रवाई, झूठे कागज, झूठे एविडेंस लोगों को मार मार कर पीट पीट कर बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ महाराष्ट्र को कमजोर करने के लिए, शिवसेना को कमजोर करने के लिए, लेकिन शिवसेना कमजोर नहीं होगी। आप नेशनल अलर्ट की बात कर रहे हैं जी। देखिए, ये पूरा इंटिमिडेशन का अटेम्प्ट है। ये सोचते हैं कि थोड़ा सा मतलब प्रेशर डाल के हमें चुप कर देंगे। हम चुप नहीं होने वाले हैं। जो इस देश में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कर रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ, उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी कर दें। तो आपने सुन लिया, जैसे ही इन पर एक्शन होता है करप्शन पर, ये तिलमिला जाते हैं। परिवारवाद पर सवाल हो तो तिलमिलाएं, करप्शन पर हमला हो तो तिलमिलाएं। लेकिन 2024 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ा एक्शन लेने वाले भ्रष्टाचार के खिलाफ। सरकार भ्रष्टाचार पर बहुत बड़ा हमला कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप बैठा देख रहे हैं, कुछ इसी तरह पूरी लिस्ट है करप्शन करने वालों की और उन पर एक्शन की तैयारी की। हो सकता है सरकारी एजेंसियां कार्रवाई को और ज्यादा तेज कर दें। साफ संकेत है कि सीबीआई, ईडी की कार्रवाई तेज होगी। सरकारी एजेंसियों पर हमले से सरकार डरने वाली नहीं है, विपक्ष कितना भी हमला कर ले, क्योंकि विपक्षी पार्टियों को डर है कि अब उनके खिलाफ एक्शन की बारी है। अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि सरकार भ्रष्टाचार के मामले में कोई ढील देने को तैयार नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार एक नया कानून भी ला सकती है। यह कानून पहले की कानूनों की तुलना में और ज्यादा सख्त और कठोर होगा। हो सकता है भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार एक हाई लेवल कमेटी बना दे, फिर हाई लेवल कमेटी की रिपोर्ट के बाद सख्त कानून बनाया जाए, यह भी संभावना है। इन्हीं सब वजहों से प्रधानमंत्री मोदी ने खुद जनता का आशीर्वाद मांगा। आज आपने उनको सुना, उन्होंने कहा हमें आपका साथ चाहिए करप्शन के खिलाफ। वो इसीलिए कि आप साथ दीजिए, हम भ्रष्टाचारियों का सफाया करेंगे, ताकि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई हो सके। तो प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा लाल किले से, उसके अपने आप में बहुत गंभीर मायने हैं और उसको समझने वाले समझ चुके हैं क्या होने वाला। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और अगली बड़ी खबर है, लाल किले से लाल चौक तक तिरंगा। लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा फहराया, प्राचीर से लाल किले की। लाल किले पर एक अलग जश्न का माहौल था, लेकिन लाल किले पर एक तरफ जश्न हो रहा था तो दूसरी तरफ मैं आपको बताऊंगा, प्रधानमंत्री ने अगली तस्वीर दिखाई है, ये आप देख रहे हैं, ये अगली तस्वीर तिरंगा डल लेक, प्ले कीजिए इसे। डल लेक पर तिरंगा फहराया गया किस तरह से, ये देख रहे हैं आप। डल लेक जो श्रीनगर की जान है, जिसे देखने के लिए लोग पहुंचते हैं। डल लेक पर जो तिरंगा आप देख रहे हैं, ये बता रहा है कि कश्मीर में क्या कुछ बदल चुका है। ये देखिए जरा, लंबा चौड़ा तिरंगा जो आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, और ये आप देख रहे हैं शेर कश्मीर की तस्वीर, वो शेर कश्मीर स्टेडियम जहां तिरंगा फहराया गया और उसके अलावा वहां परेड हुई। ये है कश्मीर। लेकिन मैं आपको लिए चलता हूं 2019 के कश्मीर में। अब से कुछ साल पहले जब धारा 370 हटी, तब मैं कश्मीर में मौजूद था, श्रीनगर में, और उसके कुछ दिन बाद ही 15 अगस्त आया। उस वक्त 15 अगस्त को मैं तस्वीरें दिखाऊं, ये है लाल चौक की तस्वीर, सब कुछ बंद था। और ये देख रहे हैं आप लाल चौक पर कोई तिरंगा नहीं दिख रहा था, इतनी सिक्योरिटी थी, तिरंगा नहीं दिख रहा था। और परिस्थितियां ये थी, हालात वहां जाकर कि आखिर क्या कभी लाल चौक पर तिरंगा फहराया जा सकेगा, कोई समझ नहीं पा रहा था उन परिस्थितियों में। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, और ये है आज की तस्वीर। लाल चौक पर 2022 में देखिए कैसे तिरंगा लहरा रहा है, लोग पहुंचकर तिरंगा लहरा रहे हैं, हाथों में तिरंगा है, और इस टावर पर भी तिरंगा लहरा रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूं, मेरी रिपोर्ट देखिए, मैं आपको रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं 2019 में जब मैं वहां था, उस वक्त की रिपोर्ट देखिए। आज मेरे सहयोगी वैभव उसी लाल चौक पर थे, उनकी भी रिपोर्ट देखिए। 19 से 22 में क्या फर्क आया है, कितना बदल गया कश्मीर, देखिए। मैं इस वक्त मौजूद हूं श्रीनगर के अमूमन सबसे बड़े बाजार लाल चौक में। मेरे पीछे आपको नजर आ रहा है लाल चौक। वो लाल चौक आप देख पा रहे हैं, ये वही लाल चौक है जो आप सुनते हैं कि लाल चौक पर जाकर झंडा फहराया जाएगा, लाल चौक पर जाकर तिरंगा लहराया जाएगा। ये लाल चौक देख पा रहे हैं। और अगर मैं आपको दिखाना चाहूं कि सिक्योरिटी यहां टाइट की गई है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था है,
पैरामिलिट्री फोर्सेस मौजूद हैं। ये लाल चौक के चारों तरफ ये इलाका फिलहाल बंद है। वजह है अति संवेदनशील इलाकों में शुमार है, क्योंकि आप बाकी मुल्क में सुनते आए हैं, अमूमन पॉलिटिकल लीडर्स के जरिए आपने सुना है कि कश्मीर के लाल चौक पर जाकर मैं झंडा फहराऊंगा, यही वो लाल चौक है। लेकिन बड़ी चीज यही है, क्या 15 अगस्त के मौके पर लाल चौक पर झंडा फहराया जाएगा? क्या 15 अगस्त के मौके पर इस बार, क्योंकि 370 और 35 से हटने के बाद पहला मौका है जब जम्मू कश्मीर जश्न आजादी मनाएगा। मैं अपने विजय निशान से कहूंगा एक बार तस्वीरें दिखाएं। यहां पर लाल चौक की ये तस्वीरें हैं जहां लोगों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। तमाम लोग यहां पर अब से हम सुबह से देख रहे थे कि कई लोग यहां पर पहुंचे हैं लाल चौक पर, और ये लाल चौक पर सुबह 6 बजे तकरीबन जब तिरंगा झंडा जो है वो लगाया गया लाल चौक के इस घंटाघर पर। हाँ, आपसे मैं बात भी करना चाहूंगा। आज 75 साल इस देश को आजादी के पूरे हुए हैं, कैसे उत्साह मनाते हैं आप? क्या उम्मीदें रखते हैं आने वाले और भी वक्त में? 75 साल अमृत उत्सव जो घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा में बहुत अच्छा लगा, और सब मनाना। सबको मैं कहना चाहता हूँ हर अपने घर में तिरंगा लगा। और यहाँ पर मैं लाल चौक पे आया हूँ, मैं पहली बार आया हूँ लाल चौक पे। यहाँ पर मैं इंडियन आर्मी को भी मैं चेयरअप करने आया हूँ। यह है बड़ा फर्क जो 370 हटने के बाद आया। किसी ने कल्पना नहीं की थी शायद, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाल चौक से एक बड़ा कनेक्शन है। ये आपको बताता हूं, जो आज आप देख रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लड़कर जिद करके लाल चौक गए थे तिरंगा फहराने के लिए। देखिए जरा, इसलिए इस तस्वीर के जो आज मैंने आपको दिखाई, इसके मायने और ज्यादा अहम हो जाते हैं। कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराना हमेशा से ही बहुत बड़ी चुनौती थी। आतंकी गतिविधि बढ़ने के साथ ही लाल चौक पर तिरंगा फहराना मतलब मौत को दावत देने जैसा हुआ करता था एक दौर में। 26 जनवरी 1992 की बात मैं आपको बताऊं, जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी साहब और बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी ने लाल चौक पर तिरंगा फहराया था। लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए बीजेपी ने दिसंबर 1991 में कन्याकुमारी से एकता यात्रा की शुरुआत की थी, और यात्रा को कोऑर्डिनेटर यानी कौन कोऑर्डिनेट कर रहा था? खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई राज्यों से होते हुए यह यात्रा कश्मीर पहुंची। इस दौरान नरेंद्र मोदी को लगातार आतंकी धमकियां मिल रही थी। नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं आपको बताऊं, कि मैंने हैदराबाद से ही आतंकियों को ललकारा था कि मैं 26 जनवरी को श्रीनगर के लाल चौक पर सुबह 11 बजे पहुंच जाऊंगा। मैं बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर नहीं जाऊंगा, मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी में भी नहीं आऊंगा, हाथ में सिर्फ तिरंगा झंडा लेकर आऊंगा, और फैसला 26 जनवरी को लाल चौक पर होगा कि किसने अपनी मां का दूध पिया है। अब सुनिए जरा प्रधानमंत्री मोदी को। की सफलता ने आतंकवादियों को परेशान करके रखा है। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराएं, और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। आतंकवादी काम खोल करके समझे। अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। तो नरेंद्र मोदी तय समय 26 जनवरी 1992 को सुबह सुबह 11 बजे लाल चौक पहुंच गए और तिरंगा फहरा कर ही वापस लौट कर आए। जिस वक्त लाल चौक तिरंगा फहराया गया उस वक्त भी वहां कुछ दूरी पर गोलीबारी हो रही थी, रॉकेट से हमला किया गया था, लेकिन आतंकियों की धमकी भी नरेंद्र मोदी को लाल चौक पर तिरंगा फहराने से रोक न सकी। कश्मीर से धारा 370 हटने से पहले लाल चौक पर ना तो तिरंगा फहराया जाता था, ना ही तिरंगे की बिक्री होती थी। लेकिन 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी सरकार ने जैसे ही धारा 370 हटाई, कश्मीर से लेकर पूरे लाल चौक की फिजा बदलने लगी है, हालात बदल गए हैं। कश्मीर की आम आवाम जो पूरे हिंदुस्तान के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहती है, आज वो उस सड़क पर, उस पथ पर आ चुकी है। अब कश्मीर में भारत माता की जय के नारे भी लग रहे हैं, लाल चौक पर तिरंगा शान से भी लहरा रहा है। यही बदलाव हुआ है तब से अब में, और यही वजह है कि अब तक शायद सवाल ये कोई और क्यों बदलाव ये नहीं कर सका। सुनिए जरा कश्मीर में जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं लाल चौक पर और बाकी कश्मीर में।
देखिए, आज का दिन पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आज का दिन जो ये ऐतिहासिक यहाँ पे हम वीर नारीज़ के द्वारा यहाँ आज ध्वज फैलाया गया है, ये हमारे लिए अपने में ऐतिहासिक एक पल है कि महिलाएं इस तरीके का कार्य कर रही है और श्रीनगर के लाल चौक पे कर रही हैं, जो पहले पॉसिबल नहीं था। ये आज के दिन में पॉसिबल हुआ है। देखिए, आपने 3-4 दिन से देखा है यहाँ पे बदलाव ही बदलाव आ रहा है और आज मुझे लग रहा है कि आज हमारे वो शहीद फिर से जिंदा हो गए जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली है। मैम, कश्मीर क्या चाहता है, एक बार मैं चाहूंगा आप बताएं। पूरे देश सर, खुशहाली और अमन हमें चाहिए, और क्या चाहिए। और आइए, ये एक तस्वीर है कि कश्मीर में लोग तिरंगा भी फहरा रहे हैं, लाल चौक पर भी तिरंगा फहराया जा रहा है। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, आतंकी का परिवार भी तिरंगा फहरा रहा है। यह फर्क आया है कश्मीर में। आतंकी का परिवार भी तिरंगे को सलामी दे रहा है। यह आतंकी की तस्वीर आप देख रहे हैं, इसका नाम है जहांगीर। हिजबुल का आतंकी है ये आतंकी हिजबुल का है। सेना की एक गोली इसकी जिंदगी का फैसला कर देगी। लेकिन परिवार हिंदुस्तान के साथ खड़ा है और तिरंगा फहरा रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। यह है जहांगीर का परिवार हाथ में तिरंगा लिए हुए। आज 15 अगस्त के दिन पूरा परिवार आकर जिसने तिरंगा फहराया है, ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। एक और तस्वीर दिखाइए जरा जहांगीर के परिवार की। उनके घर की महिलाएं पहुंची हैं सेना के ऑफिस और वहां जाकर तिरंगा फहराया है। तो ये बदलाव जो है, ये बदलाव बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए, इसी जरिए से और इसी तरीके से आतंकियों को एलिमिनेट किया जा सकता है उनके परिवारों से, कि परिवार खुद उन्हें बेदखल कर दे। कश्मीर से किश्तवाड़ से एक तस्वीर आई, पूरे देश का ध्यान इस तस्वीर ने अपनी ओर खींचा है। हिजबुल कमांडर आतंकी अमीन भट्ट उर्फ जहांगीर सरूरी के परिवार ने ध्वजारोहण किया। सेना ने आतंकी सरूरी के परिवार को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूरे सम्मान के साथ बुलाया और परिवार से ध्वजारोहण कराया। आजादी के जश्न में आतंकी सरूरी की पत्नी पहुंची, बेटा पहुंचा, चाचा पहुंचे। पूरे परिवार ने सम्मान के साथ तिरंगा फहराया। इस मौके पर सरूरी की पत्नी ने सेना के इस कदम की जमकर तारीफ की है। आपको बता दें कि भारतीय सेना का यह कदम कश्मीर के लोगों के लिए भी संदेश है कि आतंकी सेना के दुश्मन है, लेकिन उनका परिवार नहीं। सेना हमेशा उनके परिवार के साथ खड़ी है। इसकी बानगी इसी साल जनवरी में भी देखने को मिली थी, जब आतंकी सरूरी के भतीजे ने भारतीय सेना की जमकर तारीफ की थी। सरूरी के भतीजे जुनैद को सेना ने कारपेंटर की ट्रेनिंग दी थी। ट्रेनिंग के बाद जुनैद को रोजगार मिला और इस मौके पर जुनैद ने अपने आतंकी चाचा जहांगीर सरूरी से सरेंडर करने की भी अपील की थी। आतंकी सरूरी ने उनके परिवार ने साफ संदेश दिया कि वो हिंदुस्तान के साथ हैं, उनको तिरंगे से प्यार है, इस माटी के कड़कड़ से उन्हें मोहब्बत है। उन्होंने मन बना लिया है कि वो आतंकी को छोड़ देंगे, लेकिन हिंदुस्तान को नहीं छोड़ेंगे। सरूरी के बारे में आपको बताऊं, बैक टू बैक ग्राफिक दीजिए कि आखिर सरूरी कौन है, कितना खतरनाक आतंकी है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं, एक तरफ देखिए जरा सरूरी का परिवार है, इधर चाचा भी हैं, पत्नी भी है और दूसरी तरफ आतंकी सरूरी है। जम्मू कश्मीर का सबसे उम्र दराज जीवित आतंकी है ये सरूरी। 1990 के दशक में हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हुआ। उसके बाद जहांगीर सरूरी हिजबुल में कमांडर रहा है और मूव कीजिए इसे, पूरा नाम अमीन भट्ट उर्फ जहांगीर सरूरी है इसका। 3 दशकों से किश्तवाड़ जिले में सक्रिय रहा है ये सरूरी। आज तक कभी पकड़ा नहीं गया है। कहा जाता है कि वो किश्तवाड़ के जंगलों में छिपा हुआ है। सोचिए, एक गोली जिंदगी और मौत का फैसला करेगी और इधर पूरा परिवार तिरंगे के साथ है। किश्तवाड़ में आतंकी गतिविधियों को सरूरी बढ़ावा दे रहा है दरअसल, और जहांगीर सरूरी पर करीब 15 लाख रुपए का इनाम भी है। अब आप समझ सकते हैं कितना खतरनाक आतंकी है सरूरी। 12 से ज्यादा वारदात में शामिल रह चुका है। 2007 में सेना पर हुए हमले में 1 मेजर और 2 जवान शहीद हुए थे। 2018 में भाजपा नेता अनिल परिहार, उनके भाई अजीत की हत्या की गई थी। 2019 में आरएसएस के स्वयंसेवक चंद्रकांत शर्मा की हत्या की थी। ये आरोप इसके ऊपर। अब जरा सुनिए सरूरी की जो पत्नी है वो क्या कह रही है। तो वो आतंकी जो आतंकी है
और उसका फैसला सेना करेगी, लेकिन उसके परिवार के साथ देश खड़ा है। लेकिन वो आतंकी बिट्टा कराटे और उनका परिवार, जो आतंकी हिंदुओं के नरसंहार में, उसके परिवार, जो जिस आतंकी का परिवार आतंकी का साथ देगा, उसका हिसाब सरकार करेगी। मोदी सरकार ने, कैसे आपको बताने जा रहा हूं, कश्मीर में आतंकी का परिवार आतंकी का साथ दे रहा था, उन पर बहुत बड़ा एक्शन लिया है। उनकी दाना पानी उनका बंद कर दिया गया है। टेरर फंडिंग के आरोप में, मैं आपको बता रहा हूं, बिट्टा कराटे को आप देख रहे हैं, टेरर फंडिंग के आरोपी 4 कर्मचारी बर्खास्त कर दिए गए हैं। कौन कौन है इसमें? मोदी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। सभी को आर्टिकल 311 के तहत हटा दिया गया है। आतंकी बिट्टा की पत्नी असबाह नौकरी से बर्खास्त कर दी गई है। असबाह पर जेकेएलएफ के लिए कैश जुटाने का आरोप है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, असबाह जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा में अधिकारी थी। दरअसल बिट्टा कराटे का असली नाम फारूक अहमद डार है और मार्शल आर्ट में ट्रेंड होने के चलते नाम पड़ा कराटे नाम के साथ जुड़ गया। प्रतिबंधित संगठन जेकेएलएफ का सदस्य रहा है बिट्टा कराटे, और कश्मीरी पंडित सतीश टिक्कू की हत्या का आरोप भी इसके ऊपर है। 12 कश्मीरी पंडितों की हत्या का भी आरोप बिट्टा कराटे पर था। आतंकी फंडिंग को लेकर 2019 में एनआईए ने इसे अरेस्ट किया था और बिट्टा कराटे अभी जेल में बंद है। तो परिवार अगर इस तरह की गतिविधियों में शामिल है तो उस पर भी बड़ा एक्शन लिया गया। 1990 से 2006 के बीच 16 साल जेल में रहा है ये। इतना ही नहीं, बिट्टा कराटे नहीं, सलाउद्दीन में इसमें शुमार है। तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सलाउद्दीन का परिवार भी, पिछले दिनों खबर आई, आतंकी सलाउद्दीन का परिवार भी इसी तरह की गतिविधियों में शामिल था। मोदी सरकार ने उस पर भी बड़ा एक्शन लिया है। क्या एक्शन लिया है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा, बड़ा साफ है कि अगर कोई आतंकी है, उसका परिवार देश के साथ खड़ा है तो देश भी उसके साथ खड़ा है। कोई आतंकी है और परिवार उस आतंकी के साथ खड़ा है तो उनका भी दाना पानी बंद होगा। हिजबुल चीफ सलाउद्दीन के बेटे पर एक्शन लिया गया। सरकारी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। बेटे पर आतंकियों के साथ संबंध रखने का आरोप था। सैयद अब्दुल मुईद आईटी जेकेईडीआई में जो है मैनेजर था। अब्दुल मुईद हिजबुल चीफ का तीसरा बेटा है। मुईद पर आतंकी हमलों में शामिल होने का आरोप था। पहली बात, जम्मू कश्मीर में अब तक 40 कर्मचारी बर्खास्त किए जा चुके हैं। इनमें सलाउद्दीन के 2 बेटे और डीएसपी देवेंद्र भी शामिल हैं। साइंटिस्ट मुहित अहमद भट्ट भी बर्खास्त कर दिया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर माजिद कादरी पर भी एक्शन हुआ है। सैयद सलाउद्दीन हिजबुल मुजाहिदीन का मुखिया है। तो यह एक्शन हुआ। घाटी में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देता था सैयद सलाउद्दीन। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके में रहता है। आत्मघाती हमलावरों को ट्रेनिंग देता है वहां। 2017 में अमेरिका ने इसे इंटरनेशनल आतंकी घोषित किया। भारत में हुए कई आतंकी हमलों में यह शामिल रहा है। 2016 में पंजाब के पठानकोट में एयरबेस पर जो हमले हुए थे उसमें भी हाथ था। यूनाइटेड जिहाद काउंसिल ने उसकी जिम्मेदारी ली थी। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे मुकेश अंबानी की। जी हां, खबरों में आगे बढ़ेंगे। क्या आतंकियों पर एक्शन हो रहा है? लाल किले से लाल चौक तक कितना बदल गया है सब कुछ। लेकिन आज की एक और बड़ी खबर यह है, मुकेश अंबानी को जान से मारने की धमकी मिली। आखिर कौन है जो मुकेश अंबानी को जान से मारना चाहता है? ये पहली बार नहीं। एंटीलिया में क्या हुआ था, सचिन वाजे क्या कर रहा था, ये आप जानते हैं। मुकेश अंबानी के परिवार पर किसकी नजरें, किसकी निगाहें हैं, किसके नापाक इरादे हैं कि मुकेश अंबानी उसके टारगेट पर हैं। अगली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मुकेश अंबानी का घर है एंटीलिया, मुंबई के दक्षिण मुंबई में। और क्या मुकेश अंबानी टारगेट पर हैं और क्यों टारगेट पर हैं, कौन मारना चाहता है उन्हें, ये रिपोर्ट देखिए जरा। मुकेश अंबानी को कौन मारना चाहता है? कौन रच रहा है अंबानी परिवार के खिलाफ साजिश? देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी को एक बार फिर धमकी मिली है। एक के बाद एक धमकी भरे 8 कॉल आए। फोन उठाते हुए धमकी देने वाला बोला, 3 घंटे में अंबानी के पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। इससे पहले भी मुकेश अंबानी के खिलाफ बड़ी साजिश रची गई थी।
जब एंटीलिया के बाहर संदिग्ध ब्लैक स्कॉर्पियो कार खड़ी मिली थी, जिसकी जांच एनआईए ने की और बहुत बड़ी साजिश का खुलासा हुआ था। लेकिन अब एक बार फिर सवाल है कि किसके टारगेट पर है मुकेश अंबानी। और आइए अब आपको बताता हूं मुकेश अंबानी को धमकी दी कैसे गई। मुकेश अंबानी का एक अस्पताल है, ये जो आप देख रहे हैं लंबा चौड़ा ये अस्पताल मुकेश अंबानी का, हिरनंदानी रिलायंस फाउंडेशन का ये हॉस्पिटल है। इसे धमकी दी गई, यहां धमकी का कॉल आया इस हॉस्पिटल में, और एक दो नहीं बताया जा रहा है 8 कॉल आए नीता अंबानी को। आप देख रहे हैं ये रिलायंस फाउंडेशन का हॉस्पिटल है। कौन है धमकी देने वाला? एक शख्स को हिरासत में जरूर लिया गया, उससे पूछताछ हो रही है, लेकिन देखिए जरा धमकी देने वाला कौन है। अंबानी परिवार को जान से मारने की थ्रेट कॉल आई, और रिलायंस फाउंडेशन जो अस्पताल मैंने दिखाया, इसी अस्पताल में फोन आए। सुबह 10:30 बजे एक कॉल आई, पहली कॉल 10:30 बजे आई, एक के बाद एक, उसके बाद इस अस्पताल में 8 बार फोन आए, 8 धमकी भरी कॉल आई। 3 घंटे में अल्टीमेटम दिया गया कि 3 घंटे में परिवार को खत्म कर दिया जाएगा, परिवार को 3 घंटे में मार देने की धमकी दी। हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने फौरन पुलिस को शिकायत दी, कंप्लेंट दी, क्योंकि मुकेश अंबानी से जुड़ा मसला था। डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया गया। इस मामले में मुंबई पुलिस ने 3 टीमें बनाकर इस मामले की फौरन जांच शुरू की। जांच में पता यह चला कि एक शख्स ने कॉल किया था, और पुलिस ने कॉलर की लोकेशन ढूंढ निकाली कि कहां से फोन आया है। ट्रेसिंग के जरिए आरोपी को उसके बाद पुलिस ने पकड़ लिया। दहिसर इलाके से एक आरोपी को हिरासत में लिया गया। इस मामले में पुलिस कमिश्नर को मामले की जानकारी दी गई, और आरोपी से मुंबई पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है कि कौन शख्स है, किस इंटेंशन के साथ मुकेश अंबानी को थ्रेट कॉल दिया। अंबानी परिवार पर और एंटीलिया की सुरक्षा उसके बाद बढ़ा दी गई है। और आइए अब आपको दिखाता हूं कैसे सुरक्षा बढ़ाई गई है, वो तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। मुकेश अंबानी का जो घर है वो मैं दिखाऊंगा। ये आप देख रहे हैं सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। ऐसे भी मुकेश अंबानी के पास भारी सुरक्षा दस्ता है। ये आप देख रहे हैं एंटीलिया की तस्वीर, बाहर सुरक्षा व्यवस्था, मुंबई पुलिस के जवान आपको नजर आ रहे हैं। ये है एंटीलिया। लेकिन आपको बताऊं कि एंटीलिया में खास क्या है, क्यों एंटीलिया निशाने पर है, मुकेश अंबानी निशाने पर है। ये वही एंटीलिया है जहां आपको याद होगा सचिन वाजे ने जाकर जिलेटिन से भरी गाड़ी खड़ी की थी। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं एंटीलिया। आपको बताऊं ये दुनिया का सबसे महंगा घर है, दुनिया का, और सूर्य कमल पर आधारित इसका पूरा डिजाइन जो आप देख रहे हैं वो। एंटीलिया 173 मीटर ऊंचा है, 173 मीटर, 37,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है ये घर। एंटीलिया 27 मंजिला ये इमारत है, और इमारत में 3 हेलीपैड ऊपर बने हुए हैं जहां कर हेलीकॉप्टर उतरते हैं। 6 फ्लोर पार्किंग के लिए बने हैं मुकेश अंबानी के घर में। पार्किंग में 168 गाड़ियां आकर पार्क हो सकती हैं, खड़ी की जा सकती हैं गाड़ियां। कारों को एंटीलिया ही मेंटेन भी करता है, इन पार्किंग को भी। पार्किंग के ऊपर वाले फ्लोर में एक सिनेमा हॉल भी है, यानी 7th फ्लोर पर आप कह सकते हैं। सिनेमा में 50, इस हॉल में 50 लोगों के बैठने की सुविधा है। और सिनेमा के ऊपर जो है आउटडोर गार्डन है, ऊपर अगर आपको नजर आए ओपन एरिया है, आउटडोर गार्डन है। टॉप फ्लोर से जो नीचे का फ्लोर है उस पर अंबानी फैमिली रहती है, और हर किसी के लिए एक सेपरेट फ्लोर है। परिवार में जो भी सदस्य है, मेंबर, उसके लिए पूरा एक मंजिल जो है वो अलग है। एंटीलिया में आने जाने के लिए 9 लिफ्ट लगी हुई हैं, और गर्मी से निजात के लिए स्नो रूम भी बना हुआ है एंटीलिया के अंदर। एंटीलिया में करीब 3 स्विमिंग पूल भी बने हुए हैं, और एक स्पा और योगा स्टूडियो भी बना है इस एंटीलिया में। इसके साथ ही डांस स्टूडियो भी बना है एंटीलिया के अंदर। एंटीलिया आने वालों के लिए कई विजिटर स्वीट्स भी हैं जिसमें आकर वो रुक सकते हैं, आलीशान कमरे हैं। 600 कर्मचारी एंटीलिया की देखभाल करते हैं, ये इसकी खासियत है। एक भारतीय कंपनी ने एंटीलिया को बनाया है। एंटीलिया को बनाने में करीब 4 साल का वक्त लगा था, ये इसकी खासियत है। लेकिन
यही वजह है। उनका घर तो पूरी तरह से किले नुमा है, सुरक्षा भी बाहर है, लेकिन मुकेश अंबानी घर से बाहर भी निकलते हैं। इसलिए ये देख रहे हैं एमएल दीजिए, मुकेश अंबानी की गाड़ियों का काफिला आप देख रहे हैं, उनके साथ पूरी सुरक्षा दस्ता भी चलता है मुकेश अंबानी के साथ। बेशक उन्हें जान से मारने की धमकी इससे पहले भी मिली है, लेकिन उनको सुरक्षा दी गई है, हाई सिक्योरिटी उनके साथ रहती है। Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मुकेश अंबानी को मिली हुई है। देखिए जरा कैसी है उनकी सुरक्षा, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। तो मुकेश अंबानी को जो सिक्योरिटी मिली हुई है कुछ इस तरह, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, Z+ कैटेगरी की सुरक्षा है मुकेश अंबानी के पास। परिंदा भी पर नहीं मार सकता। 55 से 60 कमांडोज मुकेश अंबानी के इर्द गिर्द हर वक्त रहते हैं। 24 घंटे सुरक्षा उनके साथ रहती है। साथ ही साथ 20 पर्सनल गार्ड्स भी उनके साथ रहते हैं हर वक्त। इन गार्ड्स के पास हथियार नहीं होते, जो पर्सनल गार्ड्स हैं बिना हथियार से ही लड़ने में सक्षम होते हैं ये गार्ड जो इनके साथ रहते हैं। गार्ड्स की ट्रेनिंग इजराइल में हुई है, इजराइल के ट्रेन्ड गार्ड्स हैं ये। टीम में रिटायर्ड NSG के जवान भी होते हैं मुकेश अंबानी के, सेना के रिटायर अफसर भी उनके साथ होते हैं। वो उनकी पर्सनल सिक्योरिटी आप कह सकते हैं। मुकेश खुद सुरक्षा का खर्चा उठाते हैं जो उन्हें सुरक्षा दी गई है। हर महीने 15 से 20 लाख रुपए इस पर खर्च किए जाते हैं। गृह मंत्रालय से Z+ कैटेगरी की सुरक्षा भी मुकेश अंबानी को मिली है। ऐसे में सरकार सुरक्षा का खर्च भी मुकेश अंबानी का उठाती है। मुकेश अंबानी को सुरक्षा 2013 में मिली थी और उसके बाद हिजबुल ने उस वक्त उन्हें अटैक की धमकी दी थी, हमले की धमकी दी गई थी मुकेश अंबानी को। सवाल एक बड़ा यह है कि मुकेश अंबानी को पहली बार धमकी नहीं मिली, इससे पहले भी उन्हें धमकी मिल चुकी है। वो धमकी, वो तस्वीरें आज भी सबके जहन में ताजा हैं कि आखिर मुंबई में क्या चल रहा था और ऐसा हुआ क्यों। मुकेश अंबानी देश के बड़े बिजनेसमैन होने के साथ ही दुनिया के टॉप अमीरों में भी शुमार है और यही वजह है कि मुकेश अंबानी हमेशा निशाने पर रहते हैं। मुकेश अंबानी को लेकर मुंबई पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर रहती है। मुकेश अंबानी अपने घर, अपने पूरे परिवार के साथ इसी एंटीलिया बिल्डिंग में रहते हैं। स्क्रीन पर आप मुकेश अंबानी के घर की तस्वीरें देख रहे हैं। मुकेश अंबानी का एंटीलिया मुंबई के दक्षिण में कंबाला हिल इलाके में। मुकेश अंबानी के खिलाफ पहले भी साजिशें इस तरह की रची गई। आपको याद होगा फरवरी 2021, वो वक्त याद करिए, एंटीलिया, इसी एंटीलिया के बाहर से विस्फोटक से लदी एक SUV बरामद की गई थी जिसमें 20 जेलेटिन की छड़ें थी और एक बाकायदा चिट्ठी भी थी। चिट्ठी में मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी को धमकी दी गई थी। उस वक्त आतंकी एंगल को लेकर NIA ने इस केस में जांच की। जांच के दौरान सामने यह आया कि सचिन वाजे ने ही इस साजिश को अंजाम दिया था। NIA ने अपनी चार्जशीट में बताया कि एंटीलिया कांड को सचिन वाजे ने ही रचा और वसूली के पैसों के जरिए वाजे ने एंटीलिया कांड को अंजाम दिया था। वहीं सचिन वाजे ने एंटीलिया कांड के साथ ही मनसुख की हत्या को भी अंजाम दिया। आपको बता दें कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो स्कॉर्पियो गाड़ी छोड़ी गई थी वो मनसुख की ही थी। वाजे ने अपने जुर्म को छुपाने के लिए मनसुख की हत्या कर दी थी। उसके बाद फिलहाल इस मामले में NIA अभी भी जांच कर रही है और साजिश रचने वाला सचिन वाजे सलाखों के पीछे है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, आपको लिए चलते हैं बिहार। बिहार में बहुत कुछ हो रहा है सरकार बदलने के बाद। हुआ यह है कि महागठबंधन सरकार में गुंडों का आनंद ही आनंद है। जी हां, पहली तस्वीर दिखाइए। यह आप देख रहे हैं तस्वीर नीतीश कुमार के साथ आनंद मोहन की तस्वीर। बाहुबली हैं आनंद मोहन, सांसद रहे हैं, जेल में थे, लेकिन खुलेआम सरकार बनते ही घूम रहे हैं, अपने रिजॉर्ट में भी जा रहे हैं, परिवार से भी मिल रहे हैं, जेल में थे। फिर से दोहरा दूं, सरकार बदलने के बाद ही अब आराम से घूम पा रहे हैं। इनके घूमने की तस्वीर आप पहली दिखाइए जरा। जेल से निकले, कल की तस्वीर आप देख रहे हैं, जेल से निकले तो पत्नी से मिलने पहुंच गए। सोचिए, एक कैदी सजा याफ्ता जिसे सजा हुई हो उसको इतना छूट, इतना आनंद जिंदगी में कि सरकार बदलते ही आकर कैसे वो पत्नी से मिलने पहुंच गए, क्यों, कैसे हुआ? नीतीश कुमार को इसका जवाब देना होगा। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। न सिर्फ घूमने निकले बल्कि अपने कार्यकर्ताओं से, ये देखिए, कंधे पर हाथ रखे हुए हैं और इस तरह से जैसे लग रहा है कि नेताजी चुनाव जीत कर लौटे हो, जबकि जेल से निकल कर आए थे, पेशी के लिए कोर्ट गए थे। उसके बाद देखिए फोटो खिंचवाते घूम रहे हैं, चश्मा लगाए, देखकर आपको नहीं लगेगा कि कैदी है सजा याफ्ता, लेकिन हकीकत ये। सवाल ये है कि क्या सरकार बदलने के बाद, जैसे हमने आपको 2 दिन पहले दिखाया जंगल राज रिटर्न्स, वैसे ही क्या बाहुबली रिटर्न्स भी शुरू हो गया बिहार में? ये रिपोर्ट देखिए जरा।
बिहार विधानसभा में सीटों का समीकरण अब नीतीश कुमार पर भारी पड़ने लगा है और इसी का नतीजा है बिहार में महागठबंधन की सरकार आते ही बाहुबलियों की चांदी कटने लगी है। आरजेडी विधायक चेतन आनंद के पिता और जेडीयू के पूर्व सांसद और बाहुबली आनंद मोहन खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आजीवन कारावास की सजा झेल रहे बाहुबली आनंद मोहन पटना में गए थे पेशी के लिए, लेकिन पेशी के बाद पुलिस की मौजूदगी में परिवार से मिलते हैं। फिर सहरसा लौटते वक्त खगड़िया के सरकारी गेस्ट हाउस में वीआईपी मेहमान बन जाते हैं। बाहुबली आजाद घूम रहे हैं और पार्टी बचाने के लिए आरजेडी के साथ सरकार बनाने वाले सुशासन बाबू ने शायद बिहार की जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। और आइए अब जरा बताता हूं आपको कोसी का बाहुबली आनंद मोहन है कौन, जरा ये देखिए जरा। सवाल ये नीतीश कुमार को जवाब देना चाहिए, मुख्यमंत्री होने के नाते पहली जिम्मेदारी उन्हीं की है। ये देख रहे हैं आप आनंद मोहन 80 के दशक में बिहार के बाहुबली बने आनंद मोहन, और आनंद मोहन सिंह पर कई मुकदमे दर्ज हैं। क्यों जेल में ये आपको बता रहे हैं। आनंद पर लूट और अपहरण के आरोप हैं, इसके अलावा फिरौती और हत्या के भी आरोप आनंद पर हैं। 1983 में पहली बार 3 महीने के लिए जेल गए, पहली केस जो थी। 1994 में बाहुबली छोटन शुक्ला की हत्या की। उसके बाद छोटन शुक्ला आनंद मोहन का बहुत अच्छा दोस्त था। तेज मूव कीजिए। आनंद छोटन शुक्ला की अंतिम यात्रा में पहुंचे थे। अंतिम यात्रा के बीच डीएम की गाड़ी दरअसल गुजर रही थी। भीड़ लाल बत्ती को की गाड़ी देखकर उग्र हो गई और गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया पर भी हमला हो गया। भीड़ ने डीएम की भी पीट कर हत्या कर दी। सोचिए जरा, आनंद मोहन पर भीड़ को उकसाने का आरोप लगा और आनंद मोहन को जेल की सजा सुनाई गई। 2007 में निचली अदालत ने इन्हें मौत की सजा सुनाई थी। ये बिहार है। 2008 में पटना हाईकोर्ट ने उम्र कैद की सजा में तब्दील कर दी मौत की सजा। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बरकरार रखा, यानी पूरी जिंदगी जेल। डीएम की हत्या मामले में सजा काट रहे हैं आनंद मोहन। आनंद मोहन 16 साल से उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, अभी चल रही है सजा। अब पेशी के बाद परिवार से मिलने का इनके ऊपर आरोप लगा है। लापरवाही के आरोप में 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए। लेकिन सवाल यह बिहार में हो क्या रहा है, कैसे सोचिए उम्र कैद का कैदी घूम रहा है सड़कों पर। ये देखिए जरा, रिजॉर्ट में भाई साहब फोटो खिंचवा रहे हैं। ये देखिए नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ हंसी देखिए जरा, मुस्कुराहट अपने किए पर लगता कोई पछतावा नहीं। कैसे हो रहा है, नीतीश कुमार को जवाब देना होगा कैसे इस तरह के कैदी खुलेआम घूम रहे हैं। ये तो अगली तस्वीर आप देख रहे हैं। ये देखिए जिला अतिथि गृह थे, गृह यानी गेस्ट हाउस पहुंचे थे आनंद मोहन। सोचिए कैदी जिसकी जगह जेल है वो परिवार से भी मिल रहा है, फोटो खिंचवा रहा है और गेस्ट हाउस, खगड़िया के गेस्ट हाउस भी पहुंचा है। ये आपको मैं दिखा रहा हूं। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर आनंद मोहन है कौन, और इस मामले में मैं आपको सुनवाऊं जरा तेजस्वी यादव और गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं, ये जरा सुना दीजिए। करप्शन पे आनंद मोहन जी जो जेल में जाना था, करप्शन पे क्या हो गया। देखिए, मैं राज्य की जनता को केवल दिखाना चाहता हूं, ये नीतीश कुमार जी शराबबंदी तो विफल रहा, उसके पैरेलल मनी कहां जा रहे हैं ये जांच का विषय है। लॉ एंड ऑर्डर में कोई जेल में रहता है, जेल से बाहर जा रहा तो लोग तो नजर उठाएंगे। ये पुरानी चीज आ रहा है जो पहले होता था आरजेडी के काल में। तेजस्वी से सवाल पूछा गया तो जवाब देने से बचते नजर आए। सोचिए सरकार बदली तो क्या बदली कि बाहुबली भी खुले घूम रहे हैं। बहरहाल ये भारत की बात है। मैं इतना ही, आप अपना बहुत ख्याल रखिए। लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।